एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। क्लास 11th के बच्चों के लिए हॉर्नबिल बुक के कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूं। जी हां, साथ ही साथ जिस भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ ही साथ स्टार्टिंग में थोड़ी सी समरी भी बता दूंगी ताकि एक बार के लिए आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए। जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं कोशिश कीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन है भूमिका चौहान चैनल। सभी क्लासेस 10th 11th 12th के लिए रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पर हो रही हैं। शाम 5 बजे लाइव क्लास भी होती है। तो अब बिना किसी देरी के, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चैनल कुछ इस तरीके का दिखता है, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना पुराने वाले चैनल से। यस, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। अब बारी आती है हॉर्नबिल बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। बहुत सारे बच्चे जो हैं अक्सर एग्जाम टाइम पर इसी तरीके के वीडियोस का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही करते हो, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बताने वाली हूं वो क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। अगर एक बार आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो कोशिश करना एग्जाम्स में जिस तरीके से मैं बता रही हूं वैसे ही लिख कर आओ तो अच्छे मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्या था ये चैप्टर? इन दिस स्टोरी खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडमदर। He describes how he had spent his childhood with her in the village. कहानी के अंदर खुशवंत सिंह जो है वो कहीं ना कहीं अपनी दादी माँ की एक तस्वीर हम सबके सामने रखते हैं और वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना बचपन अपने गांव में दादी माँ के साथ बिताया। He also describes the change that came in the relationship in the city. और शहर में क्या क्या बदलाव आए उसके और उसकी दादी माँ के बीच में। Ultimately he describes the moving scene of her death और साथ ही साथ अंत में आते आते किस प्रकार उनकी माँ, उनकी दादी माँ जो है वो भगवान को प्यारी हो जाती है। तो वो जो सीन था, वो जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत ही प्यारा था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर की ग्रैंड मदर का जो कैरेक्टर स्केच है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनिएगा, क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में ही उनकी ग्रैंड मदर की बात हुई है। तो अगर आपने उनका कैरेक्टर स्केच पूरे समरी के साथ याद कर लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। जैसे इस आंसर के अंदर आपको सब मिलेगा। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड केयरिंग लेडी। ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही दयालु किस्म की, प्यार करने वाली इस प्रकार की महिला थी। शी हैड बाउंडलेस लव फॉर हर ग्रैंडसन और उनके मन में अपने पोते के लिए अत्यंत प्रेम भी था। ठीक है। शी वुड वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी अकम्पनीड हिम टू स्कूल, उन्हें स्कूल तक छोड़ कर आती थी। While the author sang alphabet with other children, she sat inside the temple reading scriptures. और जब जितनी देर जो ऑथर हैं वो वहां पर बैठकर अपने अल्फाबेट पढ़ा करते थे, ABCD क ख ग वर्णमाला, इतनी देर दादी माँ जो है पूजा पाठ किया करती थी मंदिर में। So they would walk back home after the school और साथ में वो घर आया करते थे। देन ग्रैंडमदर बहुत ही दयालु किस्म की थी। गांव के अंदर वो डॉग्स को खाना खिलाया करती थी। When she came to the city, there were no dogs in the street. अब क्या हुआ, कुछ समय बाद उनके मम्मी पापा जो थे ऑथर के, वो जब शहर जाकर सेटल हो गए तो उन्होंने इनको भी अपने पास बुला लिया। और जब वो गांव से शहर गई तो अक्सर होता है ना, हमारे दादी बाबा का मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें वहां की आदत होती है, वो हमेशा से वहां रहे होते हैं और अब एकदम से सडन चेंज जो है वो यहाँ पर आकर उन्हें देखने को मिलता है, जहां उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, जहां वो किसी को जानते नहीं है और ऑब्वियसली एक 2 कमरे के घर में ही पूरा जीवन जो है वो बिताना होता है। इसीलिए उनकी दादी माँ का भी एज सच वहां मन नहीं लगा था। सो शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। इन द आफ्टरनून शी वुड सिट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू स्मॉल बिट्स। तो वो क्या करती? शी टुक टू फीडिंग द स्पैरो। तो अब गांव में तो वो क्या करती थी? गांव में तो वो डॉग्स को खाना खिलाती थी, यहाँ पर वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती हैं। और दोपहर में वो क्या करती थी? वरांडा में बैठती थी, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी ब्रेड के। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज वुड कलेक्ट राउंड हर और 100 जो है चिड़िया कबूतर वहां पर इकट्ठा हो जाते थे। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, और वो हमेशा हंसती रहती थी लेकिन कभी भी उन्होंने उनको भगाया नहीं। ठीक है। ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी। सी, इसीलिए मैंने बोला इस आंसर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा पूरा। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आप इजीली आंसर कर दोगे। ग्रैंडमदर जो है वो एक रिलीजियस लेडी थी
उनके जो लिप्स थे वो हमेशा चलते रहते थे, मतलब साइलेंट प्रेयर वो करती रहती थी, राम 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 ऐसे। तो हमेशा आप देखोगे ना उनके होठ चलते रहते थे, तो वो जोर जोर से बोल के ना करती हो बट मन में इस तरीके से करती रहती थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी व्हेन शी वॉज इन द विलेज शी वेंट टू द टेम्पल टू रीड स्क्रिप्चर्स। और वो जब गांव में होती थी तो वो टेम्पल जाती थी स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। व्हेन हर एंड वाज नियर, जब उनका अंत करीब था, शी ले इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स टिल डेथ स्टोल ओपन हर। साफ बात है कि जब वो डेथ बेड पर भी थी तो भी वो भगवान का ही नाम ले रही थी। द ग्रैंड मदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला थी। व्हेन द फ्रेंडशिप बिटवीन हर एंड ऑथर वॉज स्नैप्ड, जब दोस्ती जो थी ना उनके और उनके पोते के बीच में वो स्नैप हो गई, क्योंकि उनको बार बार बाहर जाना पड़ता था, स्कूल के लिए जाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो इतना टाइम जो है उसे अब पढ़ा नहीं पाती थी, ठीक है, और साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स उन्हें नहीं आते थे, तो वो बहुत बुरा फील करती थी। इवन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज शी डिड नॉट शो एनी फीलिंग। हालांकि जब ऑथर जो हैं वो आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए तब भी उन्होंने कुछ ज्यादा खास फीलिंग जो है वो शो नहीं की कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और आई एम फीलिंग लाइक कि नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअली द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर। धीरे धीरे क्या होने लगा कि ग्रैंड मदर और ऑथर जो है वो एक दूसरे से कम मिलने लगे, तो उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो टूट गई। वॉज द डिस्टेंसिंग इन द रिलेशनशिप डेलिबरेट और ड्यू टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन? क्या जो दोस्ती थी वो डिस्टेंसिंग जो थी, जो एक दूरी आ गई थी उनकी दोस्ती में, उनके रिलेशनशिप में, डेलिबरेट थी, वो जबरदस्ती थी, या ड्यू टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन की डिमांड की वजह से थी? सो ग्रेजुअली द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर। धीरे धीरे क्या होने लगा, उनकी दोस्ती जो है वो टूट गई, वो एक दूसरे से कम मिल पाते थे। ये जो डिस्टेंसिंग थी वो डिमांड ऑफ सिचुएशन थी, जानबूझ के ये दूरियां नहीं आई थी। ऑब्वियसली उसको कॉलेज जाना पड़ा, हॉस्टल जाना पड़ा, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उनके बीच में दूरियां आनी जायज थी, ठीक है। तो ये जानबूझकर नहीं आई थी, ये डिमांड था सिचुएशन का। व्हेन दे केम टू द सिटी द ऑथर वाज सेंट टू एन इंग्लिश स्कूल। जैसे ही वो शहर में आए ऑथर को इंग्लिश स्कूल में भेज दिया गया। His grandmother no longer came to school with him। तो अब दादी माँ उसके साथ स्कूल तक नहीं जाती थी, जैसे वो कहाँ जाया करती थी, गांव में जाया करती थी, ठीक है, क्योंकि अब वो बस से जाने लगा था। नॉर कुड शी हेल्प हिम विद हिज लेसन्स, अब ना वो उसे पढ़ा पाती थी क्योंकि साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट थे, ठीक है, दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है वो उसे नहीं मालूम था, ठीक है। इन फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी, एक सेकेंड, yes, in fact she was not happy with the things taught at school. For instance, she was shocked to learn that they were given music lessons। और बल्कि वो तो बिल्कुल खुश भी नहीं थी उन चीजों से जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए जैसे वो बहुत शॉक थी ये देखकर कि भाई इनके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक पढ़ाना, डांस पढ़ाना ये अच्छे घर के लोगों का काम नहीं होता है, अच्छे घर के जो लड़के हैं वो ऐसी चीजें नहीं पढ़ते हैं, ऐसा उनका मानना था। सो अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट टू जेंटल फॉक। तो वही हार्लट्स या बेगर्स जो होते हैं उन लोगों का काम होता है, ये अच्छे जेंटल लोग जो होते हैं उनका काम नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम। तो इसी वजह से एक दूरी आ गई थी, दोनों में बातचीत कम हो गई थी। दे रेयरली स्पोक टू ईच अदर दो दे शेयर्ड द सेम रूम। बहुत कम एक दूसरे से बात करते थे, हालांकि एक ही कमरे में रहते थे वो, क्योंकि बात ही बंद हो गई ना, क्या बात करें, किस चीज के बारे में बात करें। द ऑथर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। ऑथर उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन, और उनको खुद का अपना एक कमरा दे दिया जाता है। व्हेन द ऑथर वेंट फॉर हायर स्टडीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, और जब ऑथर आगे की 5 साल की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाते हैं, सो जो डिस्टेंस था वो और ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट्स द कॉमन लिंक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम वाज स्नैप्ड। और इसीलिए दोनों के बीच में जो कॉमन रिलेशनशिप था, जो फ्रेंडशिप था कि वो एक कमरे में रह रहे थे, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज।
ये चैप्टर क्या था? दिस चैप्टर डील्स विद द स्टोरी ऑन एक्सप्लोरेशन कैरिड आउट टू फाइंड द मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टट्स डेथ। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही बहुत 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 पुराना एक राजा होता है तुतनखामुन, उसके बारे में बात की जाती है और एक्चुअल में उसकी मौत कैसे हुई और वो बहुत जल्दी मर गया था, तो ये सब कैसे हुआ उसके बारे में बात होती है। तो पूरा जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो ये फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार उस टाइम में क्या क्या चीजें होती थी, कोई इंसान मरता था तो उसे कैसे दफनाते थे, उनके कल्चर में क्या क्या चीजें होती थी, ये सब वो लोग किया करते थे। और अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इन्होंने क्या किया कि उनकी पूरी बॉडी को, मम्मी को पूरा सिटी स्कैन वगैरह करके सब कुछ किया, जिसकी वजह से बहुत सी बार जो है अलग अलग टाइप के इंसिडेंट्स हुए। जैसे जब वो बार बार उसको निकालते करते तो बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान जो है एक्चुअल में उसको पहुंचाया था, बट उससे बहुत सारी चीजें उन्हें जानने को मिली। ये हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है उन स्ट्रगल्स का टेकन बाय द टीम टू एक्सट्रैक्ट द रिमेन्स फ्रॉम हिज कॉफिन्स। अब उस कॉफिन में से उसको बार बार निकाला जा रहा है, उसके ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। ये चैप्टर एक नरेशन है, एक एक्सपीरियंस का। किस चीज का एक्सपीरियंस बताया गया है इसमें? ऑफ रिसर्चर्स, जो भी रिसर्च करते हैं ऐसी चीजों पे, उनका एक्सपीरियंस बताया गया है व्हाइल एक्सप्लोरिंग हिज कफिन एंड हाइलाइट्स द प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। सो क्या है? While exploring his coffin, जब वो तुतनखामुन का जो कफन है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, उसमें जांच कर रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं, तो हाईलाइट किया गया है पूरे प्रोसेस को और फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन को। ठीक है, द स्टोरी प्रेजेंट्स फोरेंसिक, तो बात आपको पता होगा यार, फोरेंसिक तो आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि आप एक एक चीज बता सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा चीज यहाँ पर यूज हुआ है, क्या यूज नहीं हुआ है, तो पूरा साइंस की मदद से हम सब कुछ पता चल जाता है। द स्टोरी प्रेजेंट्स द एफर्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, पूरे आर्कियोलॉजिस्ट के एफर्ट्स बताए गए हैं, मिस्ट्री बताई गई है कि तुतनखामुन की मृत्यु कैसे हुई, विच सीम्ड मोर लाइक अ मर्डर, जो कि एक मर्डर जैसा दिखाई देता है। इट इज अबाउट मेडिकल टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट सच इंट्रिकेट केसेस। ये पूरा मेडिकल एक तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करना कि कैसे इसे छोटे छोटे और आपस में जुड़े हुए हिस्सों से बने हुए केसेस को, इतने जटिल केसेस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तुतनखामुन की पूरी चीजों के बारे में बात की गई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट सुपरस्टिशन हैड प्रिवेल्ड अबाउट तुतनखामुन? डिड हावर्ड कार्टर बिलीव दिस एंड व्हाई? क्या एक सुपरस्टिशन था? सुपरस्टिशन एज इन क्या एक ऐसी बात थी? सुपरस्टिशियस चीजें ऐसी होती है ना, जो हम बोलते हैं ना कि यार ये सच है या सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन मतलब कोई बातों में हम ऐसा मानते हैं कि उसके कफन को बाहर निकाला गया तो वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और ये होने लगा, वो होने लगा। सुपरस्टिशन एज इन कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होगा, वैसा कुछ। ठीक है, सो द सुपरस्टिशन ऑफ द फरोहाज कर्स, डेथ, मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम। सुपरस्टिशन ये फैला हुआ था कि ये फरोहाज कर्स नाम से श्राप, फरोहा का श्राप है ये क्या? डेथ, मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि भाई ये जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना, मेरे को जो परेशान करेगा, उस कब्र में वो जो इंसान लेटा हुआ उसको परेशान करेगा, तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, मृत्यु हो सकती है। हैड प्रिवेल्ड अबाउट तुतनखामुन, ये तुतनखामुन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, ये एक अफवाह जो थी हम कह सकते हैं। द इजिप्शियंस दस नेवर ट्राइड टू गो नियर किंग टट्स टूम, इसीलिए इजिप्शियंस ने कभी भी कोशिश ही नहीं की कि वो उनकी कब्र के पास जाए। एंड फियर्ड इट बी डिजास्ट्रस, और वो ये सोचते थे कि ये बहुत ही घातक हो सकता है। इट कुड इनवाइट द फेरोहाज कर्स, और ये जो भी श्राप बोलते ना, ये चीज जो है वो श्रापित हो गई है, अगर तुम पास जाओगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। इट्स काइंड ऑफ दैट। However, Howard Carter was a Britisher and didn't believe this because he thought it was just a superstition. लेकिन हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिशर थे और वो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, और इसीलिए उन्हें लगा कि ये सब और कुछ नहीं, केवल सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है, ताकि ये चोरों को दूर रख सके। अब तुतनखामुन का जो कफन था वो अपने आप में किसी भी सोने की खान से कम नहीं था, बिकॉज सब चीजें गोल्ड में लिपटे हुए, वो प्रॉपर मास्क वगैरह बनाया हुआ, बहुत सारी चीजें उनके साथ दफनाई हुई, तो ऑब्वियसली चोर चोरी कर सकता है उन सभी सोने की चीजों की। तो हावर्ड कार्टर को लगता था कि एक्चुअल में ये अफवाहें इसलिए उड़ाई जाती है ताकि चोर उचक्के दूर रहे।
ठीक है, फ्रॉम द टूम एंड फ्रॉम द इनॉर्मस वेल्थ बैरिड विद द लिटिल फेरोहा, कि जो इतना सब कुछ उसके साथ दफनाया हुआ है, जो इतनी कॉस्टली, इतना सारा गोल्ड और ये सब दफनाया हुआ है, वो कोई चुरा कर ना ले जाए, ऐसा उन्हें लगता था। In 1922, King Tut's tomb was discovered. Much of the treasure buried in the tomb had already been stolen. अब 1922 में किंग टट का जो टूम था वो पाया गया। ज्यादातर जो खजाना था जो उसके साथ दफनाया गया था वो चोरी हो चुका था। मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ मैन डज नॉट अलाउ इवन द डेड टू स्लीप इन पीस। हम इंसानों का भौतिक प्रेम जो है वो किसी मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ता। विल देयर बी एनी एंड टू दिस एटीट्यूड? क्या इस चीज का कभी भी कोई अंत हो सकता है? इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं बता रही हूं। मैन कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड। भाई देखो, एक इंसान जो होता है ना, वो एक मुट्ठी गोल्ड के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन किंग टट्स टाइम, किंग टट्स के टाइम में तो द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी। जो अमीर लोग होते थे वो तो बहुत ज्यादा अमीर होते थे, ठीक है। एंड दे बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और उन्हें ये लगता था कि हम अपना ये जो सारा धन दौलत संपत्ति है ना वो अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी संस्कृति में बोला जाता है कि आप क्या लेकर आए हो आप क्या लेकर जाओगे, बट उनकी संस्कृति में ये चलता था कि हमारे पास जितना सब कुछ है, जो भी तुम हमारे साथ दफनाओगे, हमारी आफ्टर लाइफ में वो हमें मिलेगा। उनका ऐसा मानना था, ठीक है। तो किंग टट्स ममी वाज दस बैरिड विद लॉट ऑफ गोल्ड, और इसीलिए किंग टट की भी जो ममी थी, ममी एज एन उनकी ममा नहीं, बट उनकी जो बॉडी को ममा बनाकर दफनाया गया था, वो जो थी वो भी ऐसे ही दफनाई गई थी, बहुत सारे अलग डेली यूज के आइटम्स के साथ। ये माना जाता था कि जो भी हमारे फेरोहा जो मर गए हैं, आफ्टर लाइफ में उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो इट वॉज अ मैटर ऑफ फेथ। ये और कुछ नहीं था, बस उन लोगों की मान्यता थी, वो ऐसा माना करते थे तो उसे चलाया करते थे। When King Tut's tomb was discovered, much of the treasure had already been looted. लेकिन उनका जब टूम मिला तो बहुत सारा जो ट्रेजर था वो ऑलरेडी क्या हो चुका था, लूट चुके थे लोग। एथिक्स एंड मोरल्स आर नॉट अंडरस्टूड बाय थीव्स। चोरों के लिए कोई एथिक्स, कोई मॉरल्स जैसी चीज नहीं होती, नैतिकता जैसी या कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी या कुछ इंसानियत जैसी चीज एक्चुअल में नहीं होती है। द गोल इन लाइफ इज टू एक्वायर एज मच एज वेल्थ एज पॉसिबल। उनका गोल लाइफ में एक ही होता है कि जितना हो सके उतना पैसा कमा लिया जाए। दिस मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड विल नेवर एंड, will increase day by day। और ये जो मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये केवल बढ़ेगा दिन प्रति दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट इज व्हाई डिड किंग टट्स मम्मी हैव टू अंडरगो अ सिटी स्कैन? कि किंग टट की जो मम्मी थी एक्चुअल में उसे एक सिटी स्कैन के अंडर क्यों जाना पड़ा? सो किंग टट्स मम्मी हैड अर्न्ड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर द रिचेस इट वाज बैरिड विद। किंग टट की मम्मी जो थी उसको बहुत ज्यादा फेमस हुई वो इस चीज के लिए कि बहुत सारी वेल्थ उसके साथ दफनाई हुई थी। मोर ओवर देयर अराउज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई किस रिगार्डिंग द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि आखिरकार ये बंदा मरा तो मरा कैसे, एंड एट हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ये मर गए थे, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप किंग टट्स बॉडी वाज सिटी स्कैन। इसीलिए किंग टट की बॉडी को सिटी स्कैन किया गया टू फाइंड आउट हाउ ही डाइड, एक्चुअली उनकी मृत्यु हुई कैसे थी, ठीक है। टू एग्जामिन द मेडिकल मिस्ट्रीज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, कि आखिरकार मेडिकल मिस्ट्री क्या रही, बीमार पड़ा, किसी ने मारा, मर्डर किया गया, जहर दिया, आखिरकार मरा तो लड़का हमारा मरा कैसे, ठीक है। सो दिस चैप्टर डील्स विद द फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरस ऑर्डियल दैट वन फैमिली एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब इस चैप्टर के अंदर क्या था बच्चे, ये चैप्टर डील करता है एक एडवेंचरस ऑर्डियल्स, एक ऑर्डियल्स होती है प्रॉब्लम्स से या परेशानियां या हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स या हार्डशिप्स दैट वन फैमिली एक्सपीरियंसेस। एक फैमिली क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। एक फैमिली निकली हुई है वॉयज पे मतलब एक समुद्री यात्रा के ऊपर, और उस यात्रा के ऊपर उन लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेट्स सी। बट वहां पर उसी चैप्टर में ये भी देखा गया कि कैसे बच्चे जो हैं वो कितने बहादुर तरीके से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं इन दी हार्डशिप। So the author gives a brief about the voyage, वो समुद्री यात्रा के बारे में ब्रीफ देते हैं हमें। Taken by his family, जो उनके परिवार ने लिया था, to duplicate round the world voyage, कि भाई हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे समुद्री यात्रा के जरिए, जो आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था,
ठीक है। सो द ऑथर एंड हिज फैमिली हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द ब्रिटिश वाटर्स, और इसीलिए उनका हमेशा से मन था कि वो ब्रिटिश वाटर्स में क्या करे, सेल करे। सो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे उसी एडवेंचरस जर्नी के बारे में, उन सभी स्ट्रगल्स के बारे में जो उस पूरी फैमिली ने देखे थे, और द नेवर एक्सेप्टिंग डिफीट, कि कभी भी हार ना मानने वाला जो एटीट्यूड दिखाया गया है फैमिली मेंबर्स का, वो ऑब्वियसली हमें इस चैप्टर से जानने के लिए मिलता है। लेट्स सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी। क्या मेंटल कंडीशन थी 4th और 5th जनवरी को वॉयेजर्स की? वॉयेजर्स कौन है? जो समुद्री यात्रा करें, तो समुद्री यात्रा करने वाले यात्री। 4 जनवरी को जो मेंटल कंडीशन थी वॉयेजर्स की, वॉज वैसिलेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। दो चीजों के बीच में डगमगा रही थी, एक तरफ आशा थी और एक तरफ निराशा थी। आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस पंपिंग दे कुड पंप मच ऑफ द वाटर आउट। 36 घंटे से लगातार अपने नाव से पानी बाहर निकाल रहे थे वो लोग, ठीक है। But they had to keep pace with the water still coming in. लेकिन अब क्या था, लगातार पानी अंदर भी आ रहा था, तो उन्हें वो स्पीड मेंटेन करके रखनी थी। Their respite was only short-lived. The storm started building up and the situation again became worse. So उनका ये जो पूरा प्रोसेस था कि जैसे तैसे करके 36 घंटे तक उन्होंने पूरा पानी बाहर निकाला और अंदर आ भी रहा था लगातार पानी, पर ये जो खुशी थी ये ज्यादा समय तक टिकी नहीं, ठीक है। और वो जो वापस से तूफान था वो आने लगा और सिचुएशन और भी बद से बदतर हो गई थी। द नैरेटर वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन। नैरेटर अपने बच्चों को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। एंड जॉन आस्क्ड इनोसेंटली इफ दे वर गोइंग टू डाई, और जॉन उसी दौरान एक सवाल अपने माता पिता से पूछते हैं कि पापा क्या हम मरने वाले हैं क्या? But added to that, he didn't mind dying as long as all the family members were together. लेकिन साथ ही साथ वो एक प्यारी सी बात ये भी बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मर भी गए तो क्या, एटलीस्ट हम सब एक साथ तो हैं। That is important. This statement of narrator's child boosted his morale. और जैसे ही उसके बच्चे ने उसको ये बात बोली, बहुत सी बार ऐसा होता है, आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि हीरो पिट रहा होता है मैच में, एंड देन सडनली हीरोइन आ जाती है तो उसको देख के एकदम उसके अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है, एंड देन बस वो एक मुक्का मारता है और नॉकआउट। कहने का मतलब ये, यहां पर भी सिर्फ उस एक डायलॉग ने हमारे नैरेटर के अंदर इतना ज्यादा जोश भर दिया, उन्हें लगा अब मैं हार नहीं मान सकता, मेरे बच्चों के लिए मुझे ये करना होगा और अब मैं इस समुद्र से भी लड़ने को तैयार हूं। Those were critical moments for all of them, और वो जो कुछ क्षण थे उन सभी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। Mary and the narrator sat together holding each other's hands. They were scared and felt that their end was near. और कहीं ना कहीं वो एक साथ बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और उन्हें ये फील हो रहा था कि अब हमारा जो अंत है वो नजदीक है। What difference did you notice between the reaction of the children and adults when faced with danger? क्या डिफरेंस आप लोग नोटिस करते हो जो बच्चों का रिएक्शन था और जो एडल्ट्स का रिएक्शन था जब खतरा उनके सामने आया तब? There was not much difference between the reaction of children and the adults. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था एडल्ट्स के और बच्चों के रिएक्शन के बीच में जब उन्हें खतरा महसूस हुआ। However, it was not on the expected lines as the children were only 6 and 7 years old. हालांकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि बच्चे केवल 6 से 7 साल के थे, तो इतना मैच्योरली बिहेव करेंगे, that was not at all expected. When the adults faced the danger, they were anxious and found ways of battling it. अब adults ने जब danger face किया तो वो बहुत चिंता में थे, परेशानी में थे और उन्हें कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे उन डेंजर्स को हम फाइट करें। Later, when the motion of the boat brought more and more water in, लेकिन बाद में जब बोट के मोशन की वजह से बहुत ज्यादा पानी अंदर आने लगा था, मैरी और नैरेटर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए थे और उन्हें ये लग रहा था कि अब हमारा अंत पास है, बिकॉज अब हमारी नाव जो है वो डूबने वाली है। दूसरी तरफ जो बच्चे थे वो बहुत करेज दिखा रहे थे एंड डिडंट गेट लूज होप, लेकिन वो आशा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। When Sue hurt herself, she didn't worry others about her injury. जब सू को चोट लगते है उसके सर पे तो वो बताती नहीं है बाकी लोगों को, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से पापा और टेंशन में आ जाएंगे, ऑलरेडी वो इतना प्रॉब्लम में। एंड टू थिंक लाइक दैट अ 6 or 7 year old बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है। सो व्हेन द नैरेटर went in to comfort them, जब नैरेटर उनको वहां पर सांत्वना देने जाते हैं, जॉन कहता है that they weren't afraid to die, कि भाई देखो बाबा हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम साथ हैं तो। Sue also give a card to the narrator. Sue भी नैरेटर को एक कार्ड देती है जिसके अंदर मैसेज होता है।
ठीक है, होप का। सो चिल्ड्रन शोड ग्रेट पॉजिटिविटी, बच्चों ने बहुत पॉजिटिविटी शो की अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में, और हम ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक थे अडल्ट्स के कंपैरिजन में, जबकि बच्चों को तो ज्यादा डर लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, We are not afraid to die is a saga of patience and bravery. Comment. हाँ, अगेन आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई जो है वो एक सागा है पेशेंस का और ब्रेवरी का। कहीं ना कहीं एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें पेशेंस भी और ब्रेवरी दोनों ही चीजें देखने के लिए मिलती हैं। द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज अ स्टोरी ऑफ रेयर करेज, एक ऐसे करेज की जो अक्सर देखने के लिए नहीं मिलता है नैरेटर की फैमिली का। नैरेटर्स अंडरटेकिंग ऑफ रेप्लिकेट कैप्टन जेम्स कुक वॉयज was a challenging task। अब नैरेटर सबसे बड़ा दिलेर आदमी कह सकते हैं यहाँ पर था, क्योंकि उसने एक इस तरीके की यात्रा करनी चाहिए जो आज से पहले सिर्फ कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, पानी के जरिए पूरे वर्ल्ड का टूर लगाने की, प्लस बच्चों के साथ 6 से 7 साल के जो बच्चे हैं। सो ऑब्वियसली आप उनका भी लाइफ, आपने तो अपना काफी लाइफ जी लिया, बट उनका भी बहुत सारा लाइफ बाकी है, एंड उन लोगों को इस तरीके के सिचुएशन में डालना कि ठीक है, लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन में, दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू डू। ठीक है, आपको खुद जाना जाओ, बट डू नॉट टेक योर किड्स लाइक दैट, I think, because they have a lot right now to explore. So as they had to sail in some of the roughest seas, अब क्योंकि उसको क्या करना था, बहुत बहुत भयंकर समुद्र जो हैं, ठीक है, जो बहुत जहां पे तूफान आते हैं, ऐसे समुद्रों में उन्हें सेल करना था। However, the voyagers kept their spirits high। हालांकि जो यात्री थे उन्होंने अपना स्पिरिट हाई रखा, एफर्ट हमेशा किया अपनी बोट को बचाने का और अपनी जिंदगियों को भी। इवन इन द वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, बुरे से बुरे सर्कमस्टांस में भी कैप्टन डिड नॉट गिव अप होप, कैप्टन ने होप नहीं छोड़ा, एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम फ्लडिंग, और कोशिश की पूरी कि वो अपने शिप को डूबने से बचा सके। The danger and disasters were confronted with patience। जो भी डेंजर्स थे, डिजास्टर्स थे, वो बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने उनका सामना किया, confronted and determination। ठीक है, even the children showed exemplary courage। बच्चों ने भी बहुत साहस दिखाया, वो डर नहीं रहे थे, वो सब साथ थे। उनका कहना यही था बार बार कि द 2 crewmen continuously pumped out water। जो 2 crewmen थे वो लगातार पानी बाहर निकाल रहे थे और उन्होंने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया। ठीक है, वो अपने कैप्टन पर विश्वास करते थे और एक टीम की तरह उन्होंने काम किया। Luckily the voyagers were able to come out of near death experience। किस्मत अच्छी थी कि वो लोग निकल आए, एक बिल्कुल मौत को छू के टक से वापस जो है वो आ गए, क्योंकि किस्मत अच्छी थी, अदरवाइज नहीं हो सकता था ऐसा। नेक्स्ट है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बहुत सारे बोर्ड्स में ये है भी, बहुत सारे में नहीं है। अगेन आपको बता दूं, जो भी चैप्टर्स आपके बोर्ड में है पढ़ लीजिएगा, नहीं है स्किप कर दीजिएगा, नो वरीज, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें मिस मत कीजिएगा। सो द आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट, एज इन ये जो हमारा चैप्टर है, डिस्कसेस वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज डिस्कस करता है। ये 1994 में लिखा गया था, बट इज रेलेवेंट टू दिस डे। लेकिन ये आज तक रेलेवेंट है, आज तक वो सब चीजें हो रही हैं। और ये सोचो उस समय में लिखा गया था, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस डेटोरेशन इन द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट अर्थ, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी की जो तबीयत है वो लगातार बिगाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दिस आर्टिकल शोज अर्थ एज एन एलिंग पेशेंट हुज कंडीशन इज गेटिंग क्रिटिकल डे बाय डे। वो कहते हैं ये एक इस तरीके का बीमार पेशेंट है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। साथ ही साथ ये फोकस करता है उन सभी एक्टिविटीज पे ह्यूमन बींग्स की जो लगातार इसकी हालत खराब करने में लगे हुए हैं, like us, हम जो कर रहे हैं। You will learn about the green movement and its role in conserving the environment। तो आपको इस चैप्टर में ग्रीन मूवमेंट के बारे में बताया गया है, प्लस आपको ये भी बताया गया कि कैसे हम उसे बचा सकते हैं।
एक चीज पे और फोकस किया गया है, वो है ह्यूमन रेस पे, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव है इस पूरी दुनिया में। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड एवरीवन हैज एन इक्वल राइट। बहुत सारे स्पीशीज हैं इस दुनिया में और सभी के पास समान अधिकार हैं, पर पॉइंट ये है कि हम डोमिनेट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स डोमिनेट करते हैं, हमारे पास दिमाग है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी स्पीशीज को उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं, और इसीलिए हम उनके साथ कोएग्जिस्ट करने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो देयर आर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट के कॉस्ट पर मिल रहा है, कि हमारा जो अच्छा इन्वायरमेंट है उसको देकर हमें ये सब चीजें, डेवलपमेंट के नाम पे ये सब चीजें हो रही हैं। सो दिस आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स अबाउट द ट्रीज बीइंग कट एंड द ग्रोइंग डिफॉरेस्टेशन आइदर टू एक्वायर लैंड और फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आर्टिकल है वो हाईलाइट करता है इस फैक्ट पर और उन डेटा के ऊपर कि ट्रीज जो है कैसे काटे जा रहे हैं, ठीक है, कैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन कम पड़ रही है लोगों के रहने के लिए, ठीक है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज बनानी है, उन सब चीजों के लिए। सो चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्रकाश डालता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर या उन इश्यूज के ऊपर जो नेग्लेक्ट हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं डिवास्टेशन, तबाही ला रहे हैं अगर हम इमीडिएटली उन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, उन चीजों को जानेंगे नहीं, उन पे ध्यान नहीं देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि हमें कितना ज्यादा जरूरी है हमारी सारी रिसोर्सेज को बचाना और कैसे ये जो प्लैनेट है इस एक ऐसी जगह है रहने की हर एक के लिए, ना केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए। सो इट ब्रिंग्स द ट्रू येट हार्श रियलिटी। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर सच्ची लेकिन बहुत ही हार्श रियलिटी हमारे सामने लाकर खड़ा करता है कि यार हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वी आर सेल्फिश एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर को एग्जिस्टिंग स्पीशीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते कौन सा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द ऑथर कॉल अर्थ द एलिंग प्लैनेट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंडीशंस। वो कहते हैं कि ऑथर अर्थ को एलिंग प्लैनेट क्यों कहते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी इस कंडीशन के लिए, और आपके ओपिनियन में एलिंग प्लैनेट कैसे सरवाइव कर सकता है। सो लेट्स सी, ऑथर के अकॉर्डिंग प्लैनेट अर्थ जो है वो एक डिफिकल्ट फेज से जा रहा है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, सब की सब चीजों के लिए, सारी बिगड़ती हुई कंडीशंस के लिए केवल और केवल एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन दी इकोलॉजी। और ये जो डिप्लीशन है, ये जो कटाव आ रहा है, ये जो घट रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लगातार जो दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस ला रहे हैं हमारी इकोलॉजी में, हमारे पर्यावरण में, हमारी पारिस्थितिक चीजों में, ठीक है, which in turn is bound to affect our flourishing civilization, जो कहीं ना कहीं हमारी ये जो सभ्यता है, ये जो समाज हम लोगों ने बसाया है, ये जो सभ्यता बसाई है, इसको कहीं ना कहीं तबाह कर देगा, क्योंकि सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इस दुनिया में। एंड अर्थ का जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है इस तरीके की डेवलपमेंट्स की वजह से, विद द राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी की वजह से, और एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स, और अनगिनत मनुष्य की जो नीड्स हैं उनकी वजह से दीज डिमांड्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। पहले क्या होता था, लोगों के पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, उसमें काम चल जाता था, लेकिन अब हमारे पास पता नहीं कितने कितने कपड़े होते हैं, हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम खरीदते हैं। पहले 2 जीन्स होती थी, काम चल जाता था, अब हमारे पास 10-10 जीन्स होती हैं, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कोई भी चीज देखते हैं इजीली खरीद लेते हैं। EMIs पे आजकल सब कुछ मिलने लगा है। पहले जो अमीर होते थे उनके पास ही गाड़ी होती थी, जिन पे पैसा होता था उन पे ही गाड़ी होती थी। आजकल हर इंसान के घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, किश्तें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सब चीजें इसी वजह से हुई है, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत चीजें इजी हो गई हैं, तो भाई कर रहे हैं लोग, अपने मजे कर रहे हैं, अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अब उस चक्कर में ये नहीं सोच रहे कि हमारे आगे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, सो यही चीज है। यस, जो फिशरीज है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है, मतलब दिन रात हम लोग ऊट पटांग खाते हैं, हमें नॉनवेज खाना है, उसकी वजह से कितने सारे जानवरों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा रहे हैं, जो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है।
आ भी रहा है तो हम सोच नहीं रहे उसके बारे में, ठीक है, वी आर टोटली इग्नोरेंट। सो कन्वर्टेड इनटू वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड्स आर इनसफिशिएंट एंड लैकिंग इन फर्टिलिटी। तो सारे जो घास के मैदान थे वो अब वेस्टलैंड हो चुके हैं, फसलें उग नहीं रही हैं, जमीन खत्म हो चुकी है, ठीक है, एंड दीज आर रेफर्ड टू एज एलिमेंट्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। और यही सब चीजें जो है कहीं ना कहीं बीमारियां बताई गई हैं हमारे प्लैनेट अर्थ की। एलिंग प्लैनेट केवल तब सर्वाइव कर सकता है ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड द इन्वायरमेंट, हम सबको एक साथ अपने एनवायरमेंट पर ध्यान देना होगा और इसके इकोलॉजिकल इश्यूज पर ध्यान देना होगा जो हमें ठीक करने जरूरी हैं, अभी की अभी जो जरूरतें हैं। इट इज एसेंशियल टू एग्जामिन द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ कलेक्शन ऑफ पार्ट। ये जरूरी है कि हम ये देखें कि जो दुनिया है वो एक है, ना कि अलग अलग है, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। According to the author, is an era of responsibility where the world is to be viewed as complete system. Author के according ये एक era है responsibility का, जहां पर दुनिया जो है वो देखी जा रही है एक complete system के तौर पर, which needs to be cure for its environmental and ecological ailments, जो कि कहीं ना कहीं क्योर होने जरूरी है। अब What do you understand by the statement? इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक बार वापस से बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट तैयारी आप लोगों के एग्जाम्स की यहां पर करवाई जा रही है। क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th सभी बच्चों के लिए क्लासेस आती हैं। रोज शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है और प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई हुई है। हर तरीके की क्लास 10th के लिए भी डला हुआ है, क्लास 12th के लिए भी डला हुआ है, क्लास 11th वाले बच्चे अभी ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे। तो सभी बच्चों के लिए क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए प्रॉपर गाइडेंस है और ये सब आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप चाहें मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको करना है ज्वाइन टेलीग्राम। आप पीडीएफ का लिंक वगैरह वहां पर मिलता है, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, फटाफट से आ जाओ। वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर? क्या स्टेटमेंट क्या समझते हैं आप स्टेटमेंट से मार्गरेट थैचर के? नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। क्या मतलब है उनका इस लाइन से? तो देखो, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हर स्टेटमेंट दैट मैन हैज बीन द विक्टिम ऑफ मेनी फॉल्स इल्यूजन्स। हम समझते हैं उनके स्टेटमेंट से कि जो इंसान है वो विक्टिम रहा है बहुत सारे फॉल्स इल्यूजन्स का। इन हिज व्यू, उनके अकॉर्डिंग, ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई मनुष्य के अकॉर्डिंग, मनुष्य इस भ्रम में है कि मैं भगवान हूं इस दुनिया का, एंड ये जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं मिसडीड्स ऑफ मैन, ये बुरे कर्म जो है इंसान के, कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिस्ट्रक्शन, ये हैवॉक, ये बर्बादी मचाई हुई है, ठीक है। एंड ही वॉज ऑलवेज इंडल्ज्ड हिमसेल्फ इन स्टीलिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और हमेशा हमने चोरी किए हैं ये प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हम कहीं ना कहीं खुदाई करके या तोड़फोड़ करके या नेचर को नुकसान पहुंचा के प्राप्त कर रहे हैं। However, man should remember that he has to hand over this planet to coming generations. इंसान को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तुझे आगे क्या करना है, ये सब चीजें हैंड ओवर करनी है आगे आने वाली जनरेशन को, ठीक है। तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल अकेला मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी है यहाँ का, ठीक है। सो वो फॉरमोस्ट ड्यूटी है, ठीक है, कि वो छोड़ दे इस प्लैनेट अर्थ को अच्छी हेल्थ में, अच्छी शेप में आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। अब आगे आने वाली जनरेशंस के लिए अच्छा पानी नहीं है, अच्छी हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या कर रहे हैं हम उन लोगों के लिए, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर, राइट। सो अब हमारा बचा है चैप्टर द एडवेंचर एंड सिल्क रोड। ये दो चैप्टर्स हमारे बचे, फटाफट से हम इन्हें कर लेते हैं। सो द एडवेंचर चैप्टर जो है वो डील करता है उन डाउट्स को लेके, हिस्टोरियन रिगार्डिंग द फैक्ट्स एंड रियलिटी। भाई ये जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, ये पूरे इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, किसी बुक में क्या लिखा है, किसी बुक में क्या लिखा है, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर था। और प्रोफेसर गाय तोंडे एक हिस्टोरियन थे और बहुत सारा एक्सपीरियंस था उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का। सो वो अपने रास्ते में थे, बॉम्बे से पुणे जा रहे थे, और ये जो कहानी है ये है प्री इंडिपेंडेंस एरा के पहले की। सो वो पाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां पर, जहां
अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस, अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वून्ड अप, हिज कार कोलाइडेड विद अ ट्रक एंड ही स्लिप्स इनटू अ कोमा। उनकी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं ट्रक से टकरा जाती है और वो कोमा में चले जाते हैं, और वहां पर वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करके आते हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, जहां उन्हें हिस्ट्री कुछ अलग तरीके की दिखाई देती है रियलिटी से। गायतोंडे को यह लगता है कि हिस्ट्री वुड हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न इन द बैटल ऑफ पानीपत, की हिस्ट्री ने कुछ अलग ही मोड़ लिया होता पानीपत के युद्ध के बाद। बुलेट जस्ट मिस्ड द टारगेट एंड दे मराठा लीडर विश्वराव वॉज सेव्ड, कि बुलेट अगर टारगेट मिस कर गई होती और मराठा लीडर जो है वो बच गए होते, बट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बुलेट ने मराठा लीडर को मार दिया था। तो वो कहते हैं कि ये वहां पर लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं हुआ था, हिस्ट्री कुछ और ही होती। तो ये कहीं ना कहीं एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं और उसको सच मान रहे हैं। ठीक है, उनके जो फ्रेंड है राजेंद्र देश पांडे ट्राइज टू रैशनलाइज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अब वो कहीं ना कहीं लॉजिक देने की कोशिश करते हैं विथ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस को बाय ब्रिंगिंग इन कैटास्ट्रॉफ थ्योरी एंड लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब वो यहाँ पर अलग तरीके के कंपैरिजंस दिखाने लग गए हैं। उनके अनुसार कैटास्ट्रॉफ थ्योरी स्टेट्स दैट अ स्मॉल चेंज इन द सर्कमस्टेंस कैन ब्रिंग सडन शिफ्ट इन द बिहेवियर। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई एक छोटा सा बदलाव सर्कमस्टेंसेस में बहुत बड़े शिफ्ट ला सकता है बिहेवियर में, और ही रिलेट्स दिस टू द बैटल ऑफ पानीपत, और वो इस चीज को पानीपत के बैटल से तुलना करते हैं जहां पर जो बुलेट मिस हुई थी, ठीक है, बट आर्मी थॉट देयर लीडर वाज डेड एंड दिस लोअर्ड देयर मोरल, कि आर्मी को लगा कि उनका लीडर मर गया है और जिसकी वजह से उनका मोरल डाउन हो गया और अल्टीमेटली उनकी हार हो गई। ही फील्स दैट अ स्मॉल चेंज इन द सिचुएशन, वो ये मानते हैं कि एक छोटे सा बदलाव सिचुएशन में चेंज कर सकता है पूरे वॉर को, कि क्या चल रहा है वॉर में और उसके रिजल्ट को, ठीक है, फेवरिंग टू दी मराठास, जो मराठास के फेवर में होता। तो प्रोफेसर गायतोंडे एक ट्रांजिशन दिखाते हैं, मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम द वर्ल्ड वी लिव्ड इन एंड द पैरेलल वर्ल्ड इन विच द हिस्ट्री वाज डिफरेंट। ठीक है, जहां पर बिल्कुल ही अलग है हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू हिम। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा डिटेल में ऑब्वियसली चीजें पता होंगी, अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो ही नाइदर ट्रैवल टू द पास्ट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पास्ट में ट्रैवल किया, ठीक है, ना फ्यूचर में किया, ही वॉज इन द प्रेजेंट, है वो प्रेजेंट में ही, पर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक डिफरेंट वर्ल्ड को। सो जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट से बिल्कुल पहले वो सोच रहे थे उस चीज के बारे में एंड इम्प्लीकेशंस ऑन द बैटल ऑफ पानीपत, और उसको पानीपत के बैटल से कंपेयर कर रहे थे। हिज सबकॉन्शियस माइंड टुक हिम टू अ पैरेलल वर्ल्ड, और इसीलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कहीं ना कहीं उस पैरेलल वर्ल्ड में ही ले गया, वो उसके बारे में सोच रहे थे, बट दैट वाज नॉट द एक्चुअल रियलिटी। तो अब हमें एनकाउंटर डिस्क्राइब करना है गायतोंडे और खान साहिब का। प्रोफेसर गायतोंडे और खान साहिब जो है वो ट्रैवल कर रहे थे जीजा माता एक्सप्रेस से, एंड द ट्रेन वॉज गोइंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ट्रेन पुणे से बॉम्बे जा रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टनल, एक लॉन्ग टनल के बाद ट्रेन रुकती है एक छोटे से स्टेशन पे, ठीक है, एंड हियर खान साहिब स्पोक टू गायतोंडे, और यहां पर ही खान साहिब की बात गायतोंडे से होती है। ही इन्फॉर्म्ड हिम दैट द एरिया ऑफ ब्रिटिश राज बिगेन एट दैट स्टेशन, की ये एरिया है जहां से ब्रिटिश राज जो है वो शुरू हो जाता है। ही आस्क्ड इफ गायतोंडे वाज गोइंग टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो पूछते हैं कि गायतोंडे तुम क्या पहली बार बॉम्बे से पुणे से बॉम्बे जा रहे हो। गायतोंडे रिप्लाई करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और ऐसा लगता है कि वो एक नए वर्ल्ड में है जहां सब कुछ बहुत डिफरेंट है जो वो जानते थे उसके कंपैरिजन में। गंगाधर पंत जो हैं आस्क्ड खान साहिब हाउ ही वुड गो टू पेशावर, कि भाई तुम पेशावर कैसे जाओगे। तो खान साहिब कहते हैं कि वो दिल्ली से बॉम्बे जाएंगे, देन लाहौर जाएंगे और वहां से पेशावर जाएंगे। खान साहिब बात करते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो गंगाधर पंत आराम से इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, और वो ऐसा करते हैं क्योंकि ही वॉज गिविंग हिम सम आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ दिस न्यू इंडिया ही वॉज इन, क्योंकि वो उन्हें क्या दे रहे थे, आइडिया दे रहे थे इस नए भारत का जिसमें वो रह रहे हैं। ठीक है, गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम एल्यूसिडेट। गंगाधर पंत जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कंपेयर करने से जो कंट्री वो जानते हैं और जो वो विटनेस कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं उसकी तुलना में। तो देखो, गंगाधर पंत जो है वो एक एमिनेंट राइटर हैं, बहुत ही जाने माने राइटर हैं पुणे के, और उन्होंने हिस्ट्री लिखी है इंडिया की इन 5 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स में 5 किताबों में।
ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी ही वॉज वंडरिंग व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, और वो इस जर्नी के दौरान यही सोच रहे थे कि अगर थोड़े बहुत चेंजेस भी हिस्ट्री के अंदर होते तो आखिरकार रिजल्ट क्या होता, पानीपत का रिजल्ट क्या होता, ठीक है। दिस हेल्प्ड हिम टू मेक अ ट्रांजिशन टू द अदर वर्ल्ड, और जिसी की वजह से जब उनका ये एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें वहां पर ले गया। इंडिया वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री इन दिस वर्ल्ड, वो बिल्कुल अलग कंट्री है इस दुनिया में। अनलाइक द इंडिया ही न्यू so well, the India he was witnessing around his was self-sufficient and self-respecting, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया ही न्यू, जो इंडिया वो जानते थे इतने अच्छे से, और जो इंडिया वो विटनेस कर रहे थे अपने चारों तरफ, वो सेल्फ सफिशिएंट था और सेल्फ रिस्पेक्टिंग था। इट वॉज इंडिपेंडेंट, इट हैड नेवर बीन एनस्लेव्ड बाय द व्हाइट मैन, वो आजाद था और वो कभी भी गुलाम नहीं रहा व्हाइट मैन का। इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन बॉम्बे एज देयर सोल आउटपोस्ट, दिस वॉज डन फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन। अब उन्होंने अलाउ किया था ब्रिटिश को टू रिटेन बॉम्बे, बॉम्बे को रिटेन कर ले अपने सोल आउटपोस्ट के जरिए, मतलब तरीके से, और ये किया गया था कंप्लीटली कमर्शियल रीजन की वजह से। ये जो बिल्डिंग्स थी, ये जो ऑफिसेस थे ब्रिटिश बॉम्बे में, वो बिल्कुल सेम थे जैसे कि इंग्लैंड के हाई टाउन में, हाई स्ट्रीट में होते हैं। ईस्ट इंडिया हाउस जो है, जो हेडक्वार्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वॉज हाउस्ड इन एन इम्पोजिंग बिल्डिंग आउटसाइड बॉम्बे। तो यहाँ पर वो जो सब कुछ देख रहे थे वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। सो स्टेशन भी बहुत ज्यादा अलग दिख रहा था, साफ सुथरा था, नीट एंड क्लीन था। स्टाफ जो है वो सभी एंग्लो इंडियंस थे और पारसीज थे, ठीक है, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे। बॉम्बे जो वो जानते थे वो बिल्कुल अलग था। सो द ऑफिसेस ऑफ ओसीसी बिल्डिंग्स पीप्ड अबव द शॉर्टर विक्टोरियन बिल्डिंग्स, वो जो ऑफिसेस थे ओसीएस बिल्डिंग के, वो उन छोटी बिल्डिंग्स के ऊपर से दिखते थे। एंड देयर वाज हैंडलूम हाउस एज वेल, तो इस तरीके की सारी चीजें जो वो वहां विटनेस कर रहे थे वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है। लास्ट है हमारा सिल्क रोड। सिल्क रोड के अंदर मैं आपको बता दूं, डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट दार्चन, ऑथर का जो भी एक्सपीरियंस है दार्चन में वो आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्क रोड वाले चैप्टर से। तो ये थी मेरी क्लास 11th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। केवल इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। स्नैपशॉट बुक के लिए भी लेकर आऊंगी, हॉर्नबिल के भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको टाइम से मिलती रहे। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।